हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमसेक क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर जिसका नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ और बातें, यानी कि जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें हमने एक्शन रिसर्च के बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया था कि वो एक्शन रिसर्च क्या है, कैसे कार्य करता है, उसकी विशेषता और उद्देश्य क्या है। इसमें हम उसके महत्व को जानेंगे, उसकी सीमाएं जानेंगे और उस कहाँ किस प्रकार से उसकी यूजेज है वो भी देखेंगे। तो जैसा कि मौली महोदय एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी तत्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किया गया शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। मैं इस बात को आपको बता दूं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है, कोई भी तत्कालिक कोई समस्या आ गई उसको समाधान करने के लिए जो आदमी या फिर जो भी टीचर, प्रशासक, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये रहा, थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिए ताकि इस वीडियो से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या महत्व है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने कुछ गिने चुने हुए 4 पॉइंट को नोट किया गया है। तो देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। देखिए इसमें पहला दिया है कि शिक्षक के लिए अति उपयोगी है, यानी कि वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स। देखिए टीचर के लिए ये एक वरदान के समान है, क्योंकि जो आए दिन प्रतिदिन विद्यालय में टीचरों के सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तत्कालिक समस्या आती है, जिसको निपटने के लिए टीचर को क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानता है तो वह उस समस्या से बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएगा। इसलिए यह यानी कि जो हमारा एक्शन रिसर्च है वह शिक्षक के लिए अति उपयोगी है। इसके द्वारा जो टीचर होता है वह अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अपना ज्ञान या फिर किसी दूसरे का ज्ञान एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट कर बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है इसको देखता है। तो ये टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि स्थानीय और तत्कालिक समस्याओं का तत्काल समाधान यानी सॉल्यूशन ऑफ लोकल एंड इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए ये है कि ये स्थानीय और तत्कालिक समस्याओं का समाधान तुरंत देता है। कोई भी समस्या आई, कहीं भी आई, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, आपको तत्काल उस समस्या का समाधान करना है। ये एक महत्व इसका बताता है एक्शन रिसर्च का। ठीक, अगला हम इसमें देखते हैं कि घटनास्थल पर ही अध्ययन। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च में इसका एक और महत्व ये है कि ये रिसर्च प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी का वेट नहीं करता। लेबोरेटरी में जाना इसके जरूरी नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं पर आप इसके शोध कर सकते हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट स्टडी ऑन द स्पॉट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ तक स्पॉट होना चाहिए। ऑन द स्पॉट आप स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी घटनास्थल पर ही अध्ययन करते हैं। इसके लिए जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि जो मौलिक अनुसंधान था और व्यवहारत अनुसंधान यानी फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च, उसके लिए एक सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट यानी कि बोलते हैं प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर प्रयोगशाला का कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ पर जैसी सिचुएशन आई ऑन द स्पॉट उसका सलूशन हमें चाहिए। ठीक, अगला ये है कि लचीली अनुसंधान पद्धति यानी फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड है। फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड का मतलब ये है कि यह ऐसी रिसर्च है, यह एक ऐसा रिसर्च है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि यह इन्वायरमेंट वातावरण के अनुसार बदल सकता है, बदलता रहता है। मैंने बताया था कि उसका चक्र रहता है, एक सर्कुलर वे में इसका चलता रहता है। पहले एक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, ऑब्जर्वेशन करो, फिर से वही काम शुरू करते हैं। तो देखते ना आगे किए पता चला कि नहीं, वातावरण कुछ दूसरा डिमांड कर रहा है, इस हम रूल को नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये इतना लचीला है कि इसको आप पर्यावरण के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, वातावरण के अनुसार जैसा जरूरत पड़े उसके हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। यानी ये फ्लेक्सिबल है। व्यवहारत अनुसंधान या फिर मौलिक अनुसंधान के अपेक्षा ये कठोर नहीं है और न ही ज़्यादा टाइम लेता है। उनके जैसे ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा
एक्शन रिसर्च का महत्व। आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च को किन किन टाइप में बांटा गया है। वैज्ञानिकों ने एक दो उसके भेद बताए गए हैं, तो देखते हैं कि क्या है वह। देखिए अब लिया है हमारा कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। लक्ष्य के आधार पर और यहाँ पर समस्या स्वरूप के आधार पर, यानी कि इन दो प्रकार से अनुसंधान यानी क्रियात्मक एक्शन रिसर्च को बांटा गया है। लक्ष्य के आधार पर देखिए लेविन ने 1998 में एक्शन रिसर्च को इन दो प्रकार से बांटा, यानी लक्ष्य के आधार पर भी दो दिया गया यहाँ पर। पहला है कि सामान्य नियम की खोज करने वाले, और दूसरा है कि किसी विशिष्ट स्थिति का निदान करने वाले। इनके अनुसार कि सामान्य नियम की खोज करने वाले, यानी कि लेविन ने ये माना कि जो हमारा एक्शन रिसर्च है उसमें एक तो लक्ष्य के आधार पर दो यहाँ पर बांट दिया गया है। क्या है कि सामान्य नियम को खोज करने वाले, यानी कि एक्शन रिसर्च तब भी कर सकते हैं जब हमें कोई नियम खोजना पड़ता है, तब भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि किसी परिस्थिति में हमें कोई नया नियम बनाना हो, तब कोई भी नया नियम या सामान्य नियम जो उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार काम कर सके, उसके लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है किसी विशिष्ट स्थिति का निदान करने थी। यहाँ पर वही एक्शन रिसर्च, यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया इसके दो प्रकार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समस्या स्वरूप के आधार पर क्या दिया गया है। देखिए समस्या स्वरूप के आधार पर चिन, कॉक एवं हार्डिंग, ये तीन लोग थे, इन्होंने मिलकर 1948 में इसे चार प्रकार से बांटा। पहला था अनुभाविक यानी इम्पेरिकल, दूसरा है नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक, तीसरा है प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, और चौथा है सहभागी यानी पार्टिसिपेटरी। ठीक है, देखिए ये ऐसे दिया है। देखिए आपके एग्जाम में आपको पूछेगा कि एक्शन रिसर्च के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के एक्शन रिसर्च क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ऐसे करके देता है। ठीक, लॉन्ग में देगा या फिर शॉर्ट में देगा। शॉर्ट में देगा तो बस पूछेगा एक्शन रिसर्च क्या है, अगर शॉर्ट में पूछना पड़ेगा अन्य क्वेश्चन तो उसको पूछेगा कि एक्शन रिसर्च के प्रकार कितने हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछेगा तो क्या बोलेगा कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च के प्रकार क्या है, एक्शन रिसर्च के उद्देश्य क्या है और विशेषता क्या है, यानी इतने चीज़ पूछेंगे। तो आपको प्रकार में ये सब लिखने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि यही सब लिखने की एक लक्ष्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समस्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि समस्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि चिन, कॉक और हार्डिंग ने 1948 में इन चार प्रकार से बांटा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा एम्पेरिकल है इसको भी दो तरीके से करते हैं। क्या है कि परिस्थिति में परिवर्तन लाने हेतु नीतियाँ निर्धारित की जाती है, यानी कि कोई भी वांछित परिस्थिति है उसमें हमको परिवर्तन लाना है, उसके लिए नीति बनाई जाती है। अब उस नीति यानी कि कोई भी रूल बना दिया गया है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक, ये हम एम्पेरिकल वाले में करते हैं। जो भी हो रिसर्चर जो होगा वो एम्पेरिकल में करता है। एम्पेरिकल में दूसरा क्या है कि विशेषताओं का मापन तब किया जाता है जब वो विशेषता दिखाई पड़ती है, यानी कि रिसर्चर जो है वह जो जिनके ऊपर वो प्रयोग कर रहा है, जिनके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसकी विशेषता तब करता है जब वो दिखाई देने लगती है। यानी कि जैसे आप बना रहे चावल ही बना रहे हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद उसकी विशेषता यानी दिखाई पड़ती है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा एक चावल का कोई दाना निकाल कर आप चेक करते हैं तब वो पकने लगता है, यानी वो विशेषता होने लगी कि अब ये चावल जो पकने शुरू हो गया वो दिखने लगा, तब ये यानी कि ये एम्पेरिकल के तहत आ सकते हैं। आप इसको एक हल्का सा कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक, अगला हमारा है कि नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक। देखिए डायग्नोस्टिक में क्या है, यानी कि जो भी समस्या आई उसकी कमियां को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, उसकी अच्छी तरीके से डायग्नोस्टिक करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल में जाता है तो क्या कि उसको डायग्नोस्टिक करा दीजिए, सारे जितनी भी बीमारियां सारे पता चल जाती है। यानी पूरा R2 वाला आपका डायग्नोस्टिक करता है डॉक्टर, आपके बता देता है कि आप में कौन कौन सी बीमारी है। ठीक, तो ये समस्या का डायग्नोस्टिक करता है। ये समस्या स्वरूप के आधार पर है, मैंने बताया कि यहाँ पर समस्या स्वरूप है, यानी कि जो समस्या है उसके अनुसार हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा है एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक में हम ये ऐसा करते हैं
कि कोई दो, देखिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक का एक और उदाहरण आपको देता हूँ, याद आ गया कि मान लीजिए कि जो बच्चा है स्कूल आपको है, हमने बच्चे का डायग्नोस्टिक करके यानी एक बात पता की कि इसको वाणी उच्चारण में यानी वर्तनी में इसकी अशुद्धियाँ हो रही है। अब हम इसकी कमी पहचान गए हैं, अब इसको कैसे हमको सॉल्व करना है ये टीचर डिसाइड करेगा। ठीक, अगला है हमारा प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल में हम दो चीज़ों को रखकर एक दूसरे से एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं, यानी कि पता चल गया कि हाँ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन दो चीज़ें देखते हैं क्या कि टीचर जो यानी जो रिसर्चर है वो ये देखता है कि क्या जो हम रूल लगा रहे हैं वो बच्चे और इन्वायरमेंट यानी जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसके अनुसार दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये अलग नहीं ना हो जा रहे हैं। अगर बच्चे जो दूसरा इन्वायरमेंट, बच्चे को जो समस्या है वो दूसरा इन्वायरमेंट चाहती है, लेकिन जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो दूसरा है, तो एक्सपेरिमेंटल करके देखते हैं कि दोनों सही हैं कि नहीं, क्या हमको बदलना चाहिए अपना रूल या फिर जो स्कूल का रूल इन्वायरमेंट है उसको बदलना चाहिए। लेकिन दोनों को एक्सपेरिमेंट कर एक चर, दोनों वेरिएबल को एक करना पड़ेगा। ठीक, अगला है हमारा सहभागी यानी पार्टिसिपेटरी। देखिए पार्टिसिपेटरी में ये है, पार्टिसिपेटरी में जो रिसर्चर होता है वह खुद अनुसंधान करता, वह खुद इस रिसर्च में भागी रहता है, यानी कि जो रिसर्च वो कर रहा है वो उसमें खुद इन्वॉल्व रहता है, उसमें इन्वॉल्व होकर वो देखता रहता है कि हाँ मैं इसमें रहूँगा तब अच्छी तरीके से मैं वॉच कर सकूँगा कि क्या हो रहा है, ताकि मुझे खुद भी समझ में आ जाए कि यह जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो सच में लागू हो रहा है कि नहीं या फिर अच्छा है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस करते हैं लेकिन सामने वाले पर क्या इफेक्ट होता है आपको इस बात को पता नहीं होता है। वो बोलते हैं ना कि जब तक अपने पर नहीं बीतती है किसी को नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर आप उसके समझ सकते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेट करता है, उस रिसर्च में अपना खुद को भी रख कर देखता है। यानी 10 लोग पर रिसर्च करना है तो 9 लोग लिया, एक अपने को भी जोड़ लिया उसमें। ठीक, तो ये रहा हमारा पार्टिसिपेटरी यानी कि अनुसंधान के प्रकार में ये है। अगला हमारा अब हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च के क्या क्या लाभ हैं। बहुत सारी चीज़ है, लाभ में देखना है, क्योंकि लाभ नहीं देखेंगे तो पता किस चलेगा कि भाई पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही बना दिया गया है हमारे बीएड में, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में एक्शन रिसर्च क्यों आया गया है, इसका लाभ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है इसके लाभ। देखिए अब यहाँ पर हम क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में देखते हैं कि क्या है इसका लाभ, क्यों यह शिक्षा में लाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गिने चुने मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट को, और यहीं पर मैंने क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च को भी लिख दिया है। देखिए पहला इसका लाभ क्या है कि यह सरल एवं सहजता के साथ आता है, यानी कि इसको करना बहुत ही आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है इसको करने में। ठीक है, अगला हमारा है कि वास्तविकता के साथ निकट संपर्क, यानी कि यह जो है वह यानी कि समस्या आई, तत्काल समस्या आती है और यह वास्तविक परिस्थिति के साथ बहुत ही निकट संपर्क होता है, क्योंकि वहाँ पर तुरंत तत्काल वहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत समस्या समाधान चाहिए, इसलिए वह उस समस्या के साथ बहुत ही निकट रहता है। ठीक, अगला है कि घटनास्थल पर ही अध्ययन, इसी का ही यह थोड़ा सा टूटा हुआ रूप है, यानी कि वह ऑन द स्पॉट उस कार्य को करता है, यानी कि कोई भी कार्य है, कोई भी समस्या आई, इसका ये लाभ ये है कि वहीं पर उसका तुरंत उसका निवारण होना चाहिए, तब वो एक्शन रिसर्च का आता है। और ये इसका लाभ है कि एक्शन रिसर्च में ये लाभ है कि कोई भी समस्या आई उसका ऑन द स्पॉट वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज दिया जाता है। अगला ये है इसका लाभ यह कि विस्तृत क्षेत्र, यानी कि ये सिर्फ शिक्षा में ही नहीं यानी अन्य जगहों पर भी इसके लाभ होते हैं, यानी कि सिर्फ शिक्षा नहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको उस पिछले वीडियो में कि वही गड्ढे सड़क वाला बताया था कि
प्रशासन का ही काम रहता है भाई ये सब करने के लिए। ठीक है, रोड पर गड्ढा था, उसी में कोई बाइक वाला गिर कर घायल हो गया, चोटिल हो गया। अब गांव वालों ने धरना दे दिया कि नहीं, हम ऐसा क्यों हो रहा है, गड्ढा है, ये है वो, तमाम किस्म की बातें। प्रशासन आई, वहाँ पर तुरंत एक्शन ली और वहाँ पर जो भी गिट्टी बालू फेंक कर गड्ढे को ख़त्म करा दिया कुछ देर के लिए। यानी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा रिसर्च उन्होंने किया। वो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम ग्रामीणों के मन में रहेगा ना कि चलो गड्ढा को ढक दिया गया है, अब आगे से दुर्घटना नहीं होगी। फिर बाद में जब कभी उसको बदलना होगा, सड़क को जब नई सड़क बनेगी फिर से गड्ढा भर दिया जाएगा। ठीक, तो वो प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम में आता है। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएँ क्या हैं। कोई भी चीज़ की सीमाएँ भी होती हैं, तो इसकी भी सीमाएँ देख लेते हैं क्या है। इसमें पहले इसकी क्या है, लिमिटेशन कि सामान्यीकरण का अभाव है। सामान्यीकरण का अभाव कहने का मतलब ये है कि जनरलाइजेशन नहीं करती है। यानी कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंडामेंटल है रिसर्च, उसमें एक निकल के आता है रूल, सामान्यीकरण का रूल निकल के आता है। वो सभी के लिए एक समान होता है, वह ऐसा रूल होता है जो सभी के लिए बराबर से लागू होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल रिसर्च में क्या है कि यह सामान्यीकरण का अभाव है। यानी कि एक्सेल रिसर्च में कोई भी रूल हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई भी रूल हर लोगों के लिए नहीं होता है, वह सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। ठीक, तो ये सामान्यीकरण का इसमें अभाव पाया जाता है, यानी ये सभी के लिए नहीं होता है, सिर्फ उस सीमित क्षेत्र के लिए ही माना जा सकता है। अगला है कि वैज्ञानिक कठोरता का अभाव। वैज्ञानिक कठोरता का अभाव यानी कि वैज्ञानिक जिस कड़ी परिश्रम के साथ कोई भी रूल, कोई भी आविष्कार करते हैं, इसमें क्या है कि ये वैज्ञानिक कठोरता का अभाव पाया जाता है। यानी कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से कर लेता है, कि वो तो वैज्ञानिक तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से करता है। लेकिन वैज्ञानिकों की तरह वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं उसमें रहता है, कोई भी उसमें कठोरपन नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला है कि अनुसंधानकर्ता को उच्च स्तर का तकनीक परीक्षण न होना। देखिए ये इसका थोड़ा सा मेन पॉइंट आप मान सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता को उच्च स्तर का तकनीकी परीक्षण न होना। एक्सेल रिसर्च वही कर सकता है जो एक्सेल रिसर्च के बारे में जानता है, पढ़ा होगा कभी। आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में यह एक पूरा का पूरा एक किताब यानी बुक ही बना दिया गया कि आपको एक्सेल रिसर्च के बारे में पढ़ना है, ताकि आपको आने वाली जीवन में जो भी समस्या आए तो आपको कुछ समझ में आए कि हाँ एक ये चीज़ है, एक ये तरीका है जिसके द्वारा हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सेल रिसर्च। इसीलिए लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक्सेल रिसर्च होता क्या है, इसमें करते क्या है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वह उच्च स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। टीचर तो पहले भी लोग बनते थे, ऐसे ही बन जाते थे, बस 10-12 पास करके बन जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पर तो शिक्षा का स्तर ही गिर जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक प्रशिक्षण का काम दे दिया, एक डिग्री बना दी है बीएड। आपको इसमें एजुकेशन में एक बैचलर लेना है, आपको 2 साल कोर्स करना होगा, ताकि आप अच्छी तरीके से स्कूल को बच्चे को अच्छी तरीके से समझ सके और जब पढ़ाने जाएं तो आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो परीक्षण युक्त रहेंगे, तकनीकी से भरपूर रहेंगे, तो आपको एक्सेल रिसर्च करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी सीमा यह है कि मोस्ट ऑफ लोग टेक्निकली वेल्थ नहीं होते हैं। ठीक, अब अगला है कि परिणाम में विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव। देखिए, परिणाम में विश्वसनीयता वैधता का अभाव करने का मतलब यह है, कोई भी एक्सेल रिसर्च का जो भी परिणाम आता है जरूरी नहीं है कि वह वैलिड, मतलब वैध हो, वैलिड ही हो। कहने का मतलब यह है कि उस तत्काल की समस्या लाना है। ठीक है, तत्काल समस्या का हमको समाधान खोजना है, तो कोई भी आपको बस एक दे दिया, एक समस्या का समाधान निकल गया। अब हाँ, कुछ देर के लिए ये है, आप उसको हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मान सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारी समस्या। उम्मीद है आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है। आप इसको 1 बार 2 बार देख लीजिए, किताब से देखिए, वीडियो से पढ़िए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।